तो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। माय सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक एंडोमेट्रियल कैंसर। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे, इस टॉपिक को, इसके डेफिनेशन को देखकर, इसके एपिडेमियोलॉजी, इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, फिर आपके पैथोलॉजी, इसके टाइप्स हैं, क्लिनिकल फीचर्स हैं। नीचे जाएंगे तो और आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे फीगो स्टेजिंग है, ठीक है, डायग्नोसिस है, मैनेजमेंट है। ये सब कुछ कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सिंगल पेज नोट, जो कि आपको आराम से मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल से। आप उसको वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपने एग्जाम के लिए नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ एंडोमेट्रियल कैंसर क्या है? ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आपकी एंडोमेट्रियल के बारे में। तो एंडोमेट्रियल क्या है? आपकी जो यूट्रस होता है, उसकी जो इनर वॉल होती है, वो क्या होती है? एंडोमेट्रियम होती है। ठीक है, उसी का अगर कैंसर हो जाए, दैट इज उसका अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हो जाए सेल्स में, ठीक है, कैंसरस सेल्स बनने लगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियल कैंसर। क्लियर? डेफिनेशन की बात कर लेते हैं इसकी। एंडोमेट्रियल कैंसर इज द मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी। कैसा है? मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल है, प्रॉब्लम है, एंड अराइजेज फ्रॉम द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। ठीक है, हमने देखा ना कहाँ से हो रहा है? आपके एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस से ये डेवलप हो रहा है। इट इज hormonally driven and often associated with unopposed estrogen exposure। ठीक है, तो यही मेन चीज़ है जो ये करवा रहा है। कौन है आपका? अनअपोज्ड। ठीक है, अपोज मतलब कोई इसको रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, जैसे अगर प्रोजेस्टेरॉन देखें तो वो एक रोकता है ईस्ट्रोजन को, लेकिन अगर कोई ही रोकने वाला ना हो, किसको? ईस्ट्रोजन को, उसके एक्सपोजर को, तब ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। द मोस्ट फ्रीक्वेंट हिस्टोलॉजिकल टाइप इज आपका एंडोमेट्रियोइड एडिनोकार्सिनोमा। क्लियर? अब बात करते हैं ये किस किस में कंडीशन में देखा गया है। सो द मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल मेलेग्नेंसी इन डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो ये डेवलप कंट्रीज में ज़्यादा पाया जाता है। इसका जो पीक इंसिडेंस है, क्योंकि ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेंस में होता है, तो 50 to 70 ईयर्स में आपको देखा जाता है। ठीक है, रेयर बिफोर 40 ईयर्स अनलेस एसोसिएटेड विद जेनेटिक सिंड्रोम्स। ठीक है, 40 ईयर्स के नीचे वैसे ही बहुत रेयर होता है, लेकिन अगर कोई फैमिली में जो जेनेटिक हिस्ट्री चल रही है, जैसे आपके लिंच सिंड्रोम है या काउडेन सिंड्रोम है, तो उस कंडीशन में ये मिल सकता है। ठीक है, बात करें रिस्क फैक्टर की, किस किस को होता है ये एंड किस वजह से होता है। तो बेसिकली इसमें क्या है आपका? अगर हार्मोनल एंड रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स की बात करें तो उसमें क्या क्या है आपका? अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन एक्सपोजर हो रहा है अगर, ठीक है, अगर आपका हार्मोनल रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट हो रहा है विदाउट द प्रोजेस्टेरॉन, तो उस कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, अर्ली मेनार्च एंड लेट मेनोपॉज वुमेंस में कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, आपकी नली पैरिटी, दैट इज नेवर गिवन बर्थ। ठीक है, किसी अगर फीमेल ने बर्थ नहीं दिया अब तक, तो उस कंडीशन में हो सकता है। या तो आपका पीसीओएस है, उस कंडीशन में भी ये डेवलप हो सकता है। बात करें आपके मेटाबॉलिक एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स के बारे में, तो उसमें ओबेसिटी। ओबेसिटी में क्या होता है? देखो क्या हो रहा है, आफ्टर मेनोपॉज जो ओवरीज हैं वो ईस्ट्रोजन बनाना रोक देंगी। ठीक है, ईस्ट्रोजन बनाना वो रोक देंगी। तब क्या होगा? बॉडी में स्टिल एंड्रोजन तो होगा। ठीक है, एंड्रोजन कौन रिलीज़ करता है? आपके एड्रिनल ग्लैंड्स हो गए हैं, या फिर आपके जो भी पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं वो एंड्रोजन रिलीज़ कर रहे हैं। तब क्या होता है कि आपका जो एरोमेटेज एंजाइम है, इट इज़ हाईली एक्टिव इन एडिपोज टिश्यूज़ एंड ओबेसिटी जो फीमेल होगी, ओबेस फीमेल होगी, उसमें क्या होगा? एडिपोज टिश्यूज़ तो बहुत होंगे, तो आपका एरोमेटेज जो एंजाइम है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। अब क्या होता है कि जो एरोमेटेज एंजाइम है वो क्या करेगा? आपके एंड्रोजन को, ठीक है, वो कन्वर्ट करेगा किस में? ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करेगा। समझ गए? क्या करेगा? आपका जो एरोमेटेज एंजाइम है जो कि निकल रहा है कहाँ से? आपके एडिपोज टिश्यूज से, वो क्या कन्वर्ट करेगा? एंड्रोजन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करेगा, एंड इसलिए ईस्ट्रोजन फॉर्म हो रहा है। एंड आपने देखा ईस्ट्रोजन ही जब अनअपोज्ड हो तब ये प्रॉब्लम होती है। क्लियर? नेक्स्ट आपका जो डायबिटीज़ मिलाइटस है एंड हाइपरटेंशन, ये भी आपके इसके पार्ट बन सकते हैं। फाइनली जेनेटिक फैक्टर्स की बात करें तो आपका लिंच सिंड्रोम है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हाई लाइफ टाइम रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल एंड कोरेक्टल कैंसर। एंड आपका जो काउडेन सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है? जो P10 जीन होता है उसका म्यूटेशन होने से ये डेवलप हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद मल्टीपल कैंसर्स। बात ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया आपके रिस्क फैक्टर्स। अब बात करेंगे इसके पैथोलॉजी एंड टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला आता है इसमें टाइप 1। ठीक है, तो टाइप 1 होता है वो क्या है आपका? ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट है, यानी 70 to 90% केसेस में आपको मिल जाएगा। तो इट इज़ मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विद अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन एक्सपोजर, जो हमने ऊपर पढ़ा, एंड इसमें बेटर प्रोग्नोसिस मिल जाती है अगर इसमें पहले अर्ली ट्रीटमेंट मिल जाए तो। टाइप 2 क्या होता है? इट इज़ ए नॉन ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट, एंड ये 10 to 20% केसेस में आपको दिख जाता है। इसमें क्या होता है कि जो सीरस कार्सिनोमा है वो है, क्लियर सेल कार्सिनोमा आपको दिखेगा, एंड पुअर प्रोग्नोसिस मिलता है। तो इसमें ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि एसोसिएटेड ही नहीं है ईस्ट्रोजन से। ऑफ्टन सीन इन ओल्डर वुमेन एंड थिन बॉडी हैबिटस। ठीक है, एंड ये वाला कैसा था? ओबेस पर्सन में ज़्यादा था, टाइप 1 वाला। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो जो सिम्टम्स हैं वो आपको क्या क्या दिखाई देंगे कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग आपको पता चलेगी कि मोस्ट कॉमन सिम्टम होगा इसका। देन आपका इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, ठीक है, इन प्री मेनोपॉजल वुमेन्स।
एंड एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, वाटरी और ब्लड टिंक्ड होगा, एंड फाइनली आपके पेल्विक पेन एंड वेट लॉस मिलेगा फीमेल को। बात करें साइंस की, तो साइंस में क्या होगा कि लार्ज यूट्रस होगा ऑन बायोमैनुअल एग्जामिनेशन सीन इन एडवांस डिजीज़, एंड आपका फिक्स्ड एंड इरेगुलर मास इन पेल्विस मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया इसके क्लिनिकल फीचर्स। अब इसकी स्टेजिंग की बात करें कि डिफरेंट स्टेजिंग्स होती हैं जिसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि कितनी सीवियर हो चुकी है डिजीज़। तो इसमें जो स्टेज 1 होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो कैंसरस ग्रोथ है, ठीक है, इट इज़ कन्फाइंड टू द यूट्रस, यूट्रस में ही है अभी। अगेन इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 1A एंड 1B। 1A में क्या होगा, इट इज़ लेस देन 50% ऑफ द मायोमेट्रियल इन्वेशन, एंड अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो ये 1B करेंगे इसको डिवाइड। स्टेज 2 में देखेंगे तो इन्वेजन स्प्रेड्स टू द सर्विक्स, आपके सर्विक्स तक पहुंच चुका है। यहाँ पे क्या है, ओनली यूट्रस तक था, यहाँ पे सर्विक्स में आ चुका है। उसका जो स्टेज 3 है, इट स्प्रेड्स टू पेल्विस एंड लिम्फ नोड्स तक ये चला जाता है। एंड आपको जो स्टेज 4 है, ये क्या चला जाता है, डिस्टेंट मेटास्टेसिस, दैट इज़ आपका ब्लैडर, रेक्टम, लंग्स, यहाँ तक भी पहुँच सकता है वो। बात करें इसके डायग्नोसिस की, ठीक है, तो इसमें हम एंडोमेट्रियल की सैम्पलिंग करते हैं विच इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड वन। एंडोमेट्रियल बायोप्सी, इट इज़ द फर्स्ट लाइन टेस्ट, एंड इसमें आप डीएनसी करके बायोप्सी के थ्रू ये सब पता लगा सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में डीएनसी बात की है, तो आप जरूर से उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग कुछ टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, TVS। देन एंडोमेट्रियल थिकनिंग आपको चेक करनी है, इफ़ इट इज़ मोर देन 4 mm, ठीक है, इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, सो ये सस्पिशन चला जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको उस कंडीशन में एंडोमेट्रियल की सैम्पलिंग के लिए देना पड़ेगा। देन MRI हो गया फॉर लोकल इन्वेशन एंड स्टेजिंग देखने के लिए, एंड CT स्कैन फॉर मेटास्टेटिस इवैल्यूएशन की वो कहाँ कहाँ बॉडी में और फैल गया है। बात करें कि ट्यूमर मार्कर्स भी होते हैं, जैसे CA-125, इट इज़ फाउंड इन एलिवेटेड एडवांस डिजीज़, ठीक है। सो ये हो गया आपका डायग्नोसिस वाला पार्ट। अब मेन है इसमें जो आप मैनेज कैसे करेंगे इस चीज़ को, तो सबसे पहला है थ्रू सर्जरी। सो प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर अर्ली स्टेज 1 एंड 2 जो स्टेज है हमने देखे, जो कन्फाइंड टू यूट्रस है एंड आपके जो सर्विक्स तक हैं, तो इसमें क्या करना है, टोटल हिस्टेरेक्टोमी आपको करानी है, प्लस बायलेटरल सेल्फिंगो ओफोरेक्टोमी, ठीक है, ये आपको करानी प्रोसीजर्स। बाकी है आपका पेल्विक एंड पैरायोटिक लिम्फेडेक्टोमी इन हाई रिस्क में आपको कराना है। देन आपका रेडिएशन थेरेपी है, जिसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, ठीक है, दिया जाता है इफ़ हाई रिस्क फीचर्स आर प्रेजेंट, एंड वेजाइनल ब्रैकेथेरेपी करानी है, दैट प्रिवेंट द लोकल रिकरेंस। बात है कीमोथेरेपी फॉर एडवांस डिजीजेज इफ़ द कंडीशन गोज टू स्टेज 3 एंड स्टेज 4, इसमें आपको जो मेडिसिन चलानी है वो आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखी हैं सारी। एंड बाकी आप हार्मोनल थेरेपी फॉर रिकरेंस एंड इनऑपरेबल केसेस, इसमें आपका जो प्रोजेस्टिन्स हैं आपके वो देना है फॉर हार्मोन सेंसिटिव ट्यूमर्स, एंड आपका जो एरोमेटेज इनहिबिटर्स है, क्योंकि एरोमेटेज ही आपका एंड्रोजन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर रहा है, तो आपको यहाँ पे यूज़ करना है उनके इनहिबिटर्स, ठीक है, इन ER एंड PR पॉजिटिव केसेस। क्लियर। तो बस आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको वीडियो समझ आएगी। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लेना आप, एंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड हाँ सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। मिलेंगे ऐसी ही वीडियोज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।